नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। सबसे पहले शुरुआत तो उन बड़ी खबरों से जिन पर आज हमारी नजर बनी हुई है। आज राजस्थान सियासी संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा मामले में गहनता से सुनवाई की जरूरत है। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव रखी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो सीरीज सत्य का सफर की तीसरी कड़ी जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तो सीएम शिवराज ने भी राहुल पर ट्वीट कर कहा, राहुल एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सफल लॉन्चिंग की अनगिनत कोशिशें हुई लेकिन सब फेल रहा। वहीं कोरोना को लेकर सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि कोरोना और लगातार बढ़ रहे बाढ़ को लेकर 7 सितंबर तक उपचुनाव को टाल दिया गया है। ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इन खबरों से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिना पात्रता पर्ची वाले गरीब हितग्राहियों को राशन मिलेगा। पीडीएस दुकान से ही राशन दिया जाएगा। 36,86,000 गरीबों को जो पात्रता पर्ची है वो जारी की गई है। बाकी जो है उनको भी राशन दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, उन गरीबों को एक बड़ा लाभ मिलेगा जो वाकई में इसके हकदार हैं और उन्हें ये नसीब नहीं हो पा रहा था। देखिए, बिल्कुल, दरअसल जब से कोरोना हुआ और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे जो गरीब मजदूर थे, गरीब लोग थे जो मध्य प्रदेश के तो थे लेकिन बाहर रहकर कुछ काम कर रहे थे और उन्हें मजबूरी में घर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान में हालांकि सरकार ने कोरोना काल में सभी को जो राशन है वो एक निश्चित सीमा में देने का फैसला किया था, लेकिन अब जबकि सरकार ने ये तय किया है कि जितने भी गरीब परिवार हैं वो कोई भी बिना राशन के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि पात्रता पर्ची जो राशन लेने के लिए जो पीडीएस की दुकान होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, उसके तहत जो राशन दिया जाता है उसके लिए पात्रता पर्ची की अनिवार्यता होती है। तो वो जिन गरीबों पर नहीं थी उनको जारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये एक बड़ा फैसला है, खासतौर से उन गरीबों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं मध्य प्रदेश में लेकिन उनके पास राशन की पात्रता पर्ची नहीं है और वो राशन नहीं ले पा रहे थे। तो अब उनको पात्रता पर्चियां जारी कर दी गई हैं और वो सब अब राशन दुकानों से पीडीएस के तहत मिलने वाला राशन ले सकेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इसी तरह एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। उपचुनाव मामले पर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है और 8 सीटों पर उपचुनाव 7 सितंबर तक के लिए टाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग 57 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल जो बैठक होगी उसमें और फैसला लेगा। मध्य प्रदेश की आगर सीट पर चुनाव 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। बाकी सीटों पर आखिर क्या स्थिति रहने वाली है इसको लेकर भी कल होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय सुनाया जा सकता है। अभी तक जो जानकारी है वो 8 सीटों पर उपचुनाव टला है। 7 सितंबर तक के लिए ये उपचुनाव टाला गया है। बाकी जो सीटें हैं उसको लेकर भी जल्द फैसला होने वाला है। बाकी सीटों को लेकर कल बैठक होगी और कल होने वाली बैठक में बाकी सीटों पर मंथन किया जाएगा कि वहां किस तरह की कोरोना की स्थिति है, बाढ़ के क्या हालात हैं, वो तमाम चीजें देखने समझने के बाद आगे का फैसला लेने की जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। कल बैठक होगी। कल बैठक में बाकी सीटों को लेकर भी जो अब विचार विमर्श है वो किया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, मध्य प्रदेश की इसमें कौन सी सीट, इसके अलावा अब कल होने वाली बैठक में क्या और बाकी सीटों का भी फैसला हो जाएगा?
दीपेश, देखिए मध्य प्रदेश की आगर की सीट है। मनोहर ऊंटवाल जी का निधन हो गया था, 31 जनवरी को निधन हुआ था। उसके बाद से ये सीट यहाँ पे खाली हो गई थी। उपचुनाव था, इसकी जो उपचुनाव का 30 जुलाई तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि हालात साजगार नहीं है, इसलिए 7 सितंबर तक यहाँ पे टाल दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु की भी सीटें हैं जहां पर चुनाव को 7 दिसंबर तक टाला गया। कुल 8 सीटें हैं और बाकी जो सीटें हैं उन पर कल मीटिंग होनी है। टोटल 57 सीटें, 57 में से 8 सीटों पर चुनाव टाल दिया गया, यानी करीब 49 सीटें। इसमें से 1 सीट लोकसभा की है। तो कल फैसला किया जाएगा कि क्या होना है। धारा 151 जनप्रतिनिधि नियम का जो कानून है, इसके तहत क्या चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है, माहौल इस तरह का बना हुआ है। इन सब बातों पर कल चुनाव आयोग विचार करेगा। लेकिन दीपेश, ये बहुत साफ है कि स्थिति जैसा 8 सीटों के लिए है, 7 सितंबर तक रोक दिया, तो कल भी यही स्थिति रहनी है। जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में इस कोरोना का एक सा है, तो कानून जो जिस धारा का इन्होंने हवाला दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि नियम 191, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। उसके लिए जो माहौल चाहिए होता है, जो ईवीएम की सुरक्षा चाहिए होती है, कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, और सबसे बड़ी बात कि मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक बिना किसी हिचकिचाहट या डर के पहुंचे, वैसा माहौल चाहिए, उम्मीदवार प्रचार कर सके। तो ये कोरोना काल में संभव नहीं है। बिल्कुल, तो यही एक वजह है, यही एक बड़ी वजह है कि अब कल एक और बैठक हो रही है और उस बैठक में एक और बड़ा फैसला होता दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का जिक्र भोपाल से कर लेते हैं। पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में केएल अग्रवाल शामिल हुए हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट उन्हें नहीं दिया गया था, तब भी उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे, जिसके बाद से लगातार संभावनाएं नजर आ रही थी कि वे कांग्रेस में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन देर सवेर आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बहुत खुशी और एवं उत्साह है जब मैं आज माननीय कमलनाथ जी के समक्ष यह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। बमोरी की जनता भी ये चाहती थी कि मुझे टिकट तो मिला और चुनाव भी जितवाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह की परिस्थितियां मेरे समक्ष पैदा की गई कि आपका सर्वे में नाम कम है, ज्यादा है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष को टिकट देना चाह रहे थे। बाद में जो भी परिस्थिति बनी, मुझे टिकट भी दिया, लेकिन टिकट में मुझे पहली बार नहीं देखा, आखिरी लिस्ट में मेरा नाम घोषित किया। तो मेरे ऊपर ये कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप भी लगाए कि मैं 6 करोड़ रुपया देकर टिकट लाया हूं। मैं आप सबके समक्ष गंगा जल तो नहीं, लेकिन हाथ में उठाकर बोलता हूं कि आज तक टिकट में मैंने किसी को एक नया पैसा नहीं दिया। अग्रवाल जी, केएल अग्रवाल जी को मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, ये भी आप सुन लें। जब मैं पहली दफा इनसे मिला था कुछ महीने पहले, मैंने इनसे पूछा था आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। कहते ये बिकाऊ लोग जो हैं इनको घर बिठाने का मेरा लक्ष्य है। और चलिए बाकी खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और कल मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की थी। कल कृषि मंत्री से 1-to-1 चर्चा की गई थी और आज भी मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले को जारी रखा। आज विश्वास सारंग और सहकारिता मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से चर्चा हुई है, विभागों के कामकाज पर बातचीत हुई है, रोड मैप को लेकर बात की और इसके पहले कल भी उन्होंने मंत्रियों से बात की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल में 10 दिन का जो लॉकडाउन होने जा रहा है उस पर शुरू हो चुकी सियासत की। इस मामले को लेकर
सरकार ने जहां एक तरफ भोपाल में 10 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि त्योहारों के समय लिया गया यह फैसला गलत है। प्रदेश में बकरीद मनेगी और हर हाल में कुर्बानी होगी। मसूद के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि लॉकडाउन के मामले में सियासत ठीक नहीं, सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए ही कर रही है। त्योहार मनाना है तो सभी घर पर त्योहार मनाएं। ये अलोकतांत्रिक निर्णय है, इसका मैंने कल विरोध करा। जब मैंने बयान देखा तो मैंने स्पष्ट विरोध करा कि ये धार्मिक आयोजनों पे के समय इस तरह का निर्णय लेना एक अलोकतांत्रिक निर्णय है। लॉकडाउन लगाना, धार्मिक आयोजन है, त्यौहार हैं, त्योहारों के समय आप इस तरह का लॉकडाउन लगा रहे हैं, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लगा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। मैंने कहा था मैं इसका विरोध करूंगा। और कुर्बानी एक हमारा ऐसा त्यौहार है जो बहुत जिम्मेदारी से, जिस पे हर आदमी पे एक वाजिब है कि वो अपनी कुर्बानी करे। देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है। और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए। मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से साल 2018 में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी की थी, ठीक उसी प्लानिंग पर कांग्रेस इस बार उपचुनाव में भी काम करने जा रही है। कांग्रेस जो जिन 26 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सभी के मुद्दों को एकत्रित कर एक मिनी वचन पत्र जारी करने वाली है। प्रदेश स्तर पर एक मिनी वचन पत्र तो होगा ही, इसके अलावा एक वचन पत्र और होगा, और वो होगा विधानसभावार, जहां पर चुनाव होने हैं उसके हिसाब से वचन पत्र जारी किया जाएगा। इस बार संकल्प पत्र उसे नाम दिया जाएगा। और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया था इसमें 100 से ज्यादा वचन निभा दिए गए। बाकी पूरे होने से पहले बीजेपी ने साजिश की और सरकार गिरा दी। अब सत्ता में आएंगे तो संकल्प पत्र के वादों के साथ पुराने वचन पत्र के वादे भी हम पूरे कर देंगे। कांग्रेस की और कल भी कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि भारतीय बलात्कार और छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला एक स्तर पे क्या समस्या है, क्या मांग है वहाँ की जनता की। 26 विधानसभाओं का एक छोटा सा अलग अलग हमारा वचन पत्र बनेगा। 26 विधानसभाओं का संपूर्ण एक अलग बड़ा वचन पत्र बनेगा। वन मंत्री विजय शाह को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। दरअसल ये याचिका लगाई गई थी चुनाव के वक्त धार्मिक आयोजन कर वोटरों को अपने प्रभावित करने को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। चुनावी मैदान में उतरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राधेश्याम दरसीमा ने इस याचिका को लगाया था, लेकिन मंत्री के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू।
बिल्कुल पुनीत, एक तरफ जहां मंत्री विजय शाह को राहत मिली है, वहीं दूसरे मामले में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक को आफत नसीब होती दिखाई दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बड़ा मलहरा की विधानसभा सीट को लेकर। यहां पर राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता यहां आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर पूर्व विधायक का पुतला फूका है, प्रद्युम्न सिंह लोधी का यहां पर पुतला फूका गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है जो अब राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सुनील, किस बात को लेकर विवाद हुआ? जी बता दूं, जो बड़ा मलहरा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होना है और दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां वहाँ पर शुरू कर दी हैं। दोनों ही जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है, दोनों ही पार्टियों की वहाँ पर जो कार्यक्रम थे जो कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थे, करीब 3 से 4 वहाँ पर विधायक वहाँ पर पहुंचे थे कार्यकर्ताओं की बैठक लेने। और दूसरी तरफ जो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न लोधी, पूर्व विधायक, वह भी वहाँ पर, उनका भी वहाँ पर कार्यक्रम था। तो दोनों ही पार्टियां वहाँ पर सरगर्मी आज थी। और जैसे ही एक क्षेत्र विशेष में जहाँ पर उनका कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी का, वहीं पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पहुंच गए। आमने सामने दोनों में बिल्कुल भिड़ंत होने वाली थी, जिसके लेकर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था। जैसे तैसे उन दोनों पार्टियों को समझाइश के बाद रोका गया। हालांकि जो कांग्रेस थी उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर पुतला दहन किया और जमकर प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ में नारेबाजी की। जी बिल्कुल, चलो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के एक और विधायक का इस्तीफा हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक और झटका कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक साहब, ये मंदाता से एमएलए हैं खरगोन इलाके में और ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है नारायण पटेल ने। ये कल से इनकी खबरें चल रही थी कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं। आज उन्होंने विधिवत कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मसले के जो सूत्रधार कहे जा रहे हैं वो अरविंद भदौरिया कहे जा रहे हैं, जिन्हें जो इस वक्त कोरोना के कारण हॉस्पिटल में है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके सूत्रधार वही थे, उनके ही संपर्क में ये थे नारायण पटेल। और ये अब लगभग 27 सीटें यहाँ से खाली हो गई एमपी से विधानसभा चुनाव के लिए। और जितनी सीटें खाली होती जाएंगी मुश्किलें कांग्रेस के लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो अब 89 में सरक के आ गई है। यानी मैजिक फिगर के लिए उसे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जबकि बीजेपी एक तरह से कंफर्टेबल है। अभी अगर वो 107 में है, उसका कोई इस्तीफा हुआ नहीं तो उसे सिर्फ 9 लोगों की दरकार है, जबकि कांग्रेस को 27 लोग चाहिए होंगे अगर उसे अपनी सरकार बनानी है। प्रवीण जी, क्या खास वजह बताई जा रही है पटेल के इस्तीफे की? दरअसल वजह ऐसी खास ऐसी कुछ है नहीं दीपेश, के दौर तो चल ही रहा है लगातार। और रणनीति बीजेपी की यही है कि जो लोग भी आ सके आ जाएं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में। और उससे ये होगा कि वो आत्मनिर्भर होती चली जाएगी, उसका पावर बढ़ता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और जो कांग्रेस की कमजोरी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि औपचारिक वजह यही बताई जाएगी कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या वो विचारधारा से प्रभावित हुए। जिस तरह के बड़े बड़े शब्द और वाक्य इस्तेमाल होते हैं ऐसे इस्तीफों में, तो वजह वही बताई जाएगी। लेकिन मूल वजह यही है कि बीजेपी एक तरह से एक रणनीतिक तौर पर एक काम कर रही है कि जितने इस्तीफे अधिकतम हो जाएं वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन प्रवीण जी, अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो जाएगा और इसका जवाब देना भी हो सकता है कि पीसीसी चीफ के लिए मुश्किल हो जाए कि टिकाऊ और बिकाऊ का जुमला वाली कांग्रेस के लिए आखिर कुनबे में इतनी कलह क्यों है और क्यों खत्म नहीं हो पा रही? क्या कंट्रोल की कमी? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये यदि सरकार बनाने के वक्त इस्तीफे होते हैं तब आप आरोप मर सकते हो कि किसी प्रलोभन या किसी और दीगर वजह से ये लोग वहां गए। अब तो शांति काल चल रहा है। शांति काल में होने वाले इस्तीफे ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि इनका जमीर बिका हुआ है या आप सिर्फ कह सकते हैं कि इन्होंने धोखा दिया है, लेकिन सामने वाली पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि अभी भले ही हम यहाँ पर विमर्श कर रहे हैं दीपेश के इसमें बीजेपी का रोल हो सकता है, लेकिन आप टेक्निकली उसे साबित नहीं कर सकते कि इन इस्तीफों के पीछे बीजेपी का कोई रोल होगा, क्योंकि उनके लोग टूट के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चूक जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिखेगी ज्यादा। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, फिर आप पुनीत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेंगे। किस हृदय परिवर्तन और तोड़फोड़ के आड़ में भाजपा का लक्ष्य क्या है? सिर्फ विरोधियों को कमजोर करना या फिर इसकी मंशा कुछ और? सीधा लक्ष्य बीजेपी का यही है और जो किसी भी राजनीतिक दल का होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि
वो बहुत कंफर्टेबल है, वो 160 उसके लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी। अगर वो 89 में हो गई तो मैजिक फिगर है 116, यानी उसे 27 की 27 सीटें जीतनी होंगी और गवर्नमेंट बनाने के लिए, और अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी है तो 9 सीटें जीतनी होंगी। तो ये उसके लिए कितना आसान टास्क होगा बीजेपी के लिए बनिस्बत कांग्रेस के। तो इस्तीफे की वजह सिर्फ यही है कि सामने वाली टीम को जितना कमजोर कर दो वो ज्यादा बेहतर है। प्रवीण जी, पुनीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, बिल्कुल यही सवाल प्रवीण जी जो आप बात कह रहे थे, इसी को मैं आगे ये बढ़ाना चाह रहा हूँ कि 27 एक मैजिक फिगर हो गया, बिल्कुल बराबर उतनी सभी सीटें जीतनी होंगी। ये एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कि बिल्कुल कम कर दो, जानबूझ के दबाव बनाया जा रहा है। क्या ऐसा लगता है आपको कि दबाव बनाकर ये इधर से उधर हुआ जा रहा है पाला? बिल्कुल सही बात है पुनीत। दबाव केवल विपक्षी पर नहीं, दबाव अपने अंदर भी, नए सहयोगियों पर भी दबाव। आप देखिए कि जो सिंधिया जी की पूरी टीम आई थी यहाँ पर बीजेपी में, वो जब आई थी तो बहुत अपर हैंड आई थी, क्योंकि उसके ही सहारे सरकार का बनना या गिरना तय था आने वाले दौर में उपचुनाव के बाद। लेकिन अब अगर ये और ज्यादा इस्तीफे हो जाएंगे तो जो डिपेंडेंसी है बीजेपी की वो अपने लोगों पर भी थोड़ा कम हो जाएगी, अपने मतलब नए जो अपने जुड़े उन पर। तो ये दो तरफा दबाव है बीजेपी का। अगर मैं एक लाइन में विश्लेषण करूं तो अपर हैंड है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। जी प्रवीण जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या समझते हैं, इसे कैसे देखते हैं? लगातार कांग्रेस अब कमजोर होती चली जा रही है या फिर वजह कोई और निकलकर सामने आ रही है? ये कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है, कुछ व्यक्ति कमजोर हैं और उन्हें उनकी जो है हैसियत से ज्यादा का उनका भाव उन्हें मिल रहा है। जो लोग दिखने तैयार हैं, मंडी में बैठ ही गए हैं, तो उनके लिए क्या शौक करना है। लेकिन क्या भूपेंद्र जी कस्में वादे भी अब साथ नहीं निभा पा रहे? नहीं, इसमें न कस्में हैं न वादे हैं। और मैं आपसे कह दूं कि जब अनाचार बढ़ जाता है, पाप इतने बढ़ जाते हैं, तभी जो है अवतरण होता है अच्छी भावनाओं का और अच्छे उसका। भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर जो है लोकतंत्र के साथ जो इस पाप कर्म में जुटी हुई है, वो इतना गहन होता जा रहा है कि इस कीचड़ से ही जो है अंततः मार्ग प्रशस्त होगा, सुबह आएगी। ये अंधेरा भूपेंद्र जी छटनी शुरू करेंगे क्या? अंदर ही कांग्रेस ही अपनी फिर से एक बार आत्मावलोकन करेगी क्या? कांग्रेस पार्टी बराबर आत्मावलोकन कर रही है। तो उसमें क्या छांटा जा रहा है क्या, कि पहले से आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि कौन पाला बदल सकता है? क्योंकि रोजाना खबरें आ जा रही हैं, आए दिन 3 अचानक से चले गए, इसके पहले तो ये हृदय परिवर्तन अचानक तो कांग्रेस भी खंगाल रही होगी, किस किस का हो सकता है? आप तो कल्पना ये कीजिए कि पूरे देश के सारे विधायक खरीद लिए बीजेपी ने, फिर क्या करेंगे? ये जनता के लूटे हुए धन से ही हो रहा है ना ये काम। ये जो अनाचार, ये जो पाप है, ये कोई घर से जेब से पिताजी से पैसे लेके हो रहा है क्या? ये पैसे तो जनता की लूट करके, जनता का खजाना ही बर्बाद करके उसी से हो रहा है ना। तो लोकतंत्र की फिर जरूरत क्या है? अब तो जो है सीधे सरकारें बनाना बहुत आसान काम हो गया और आपने रास्ता बता दिया। अब तो माफिया भी इसमें कूदेंगे, अब तो जो है दुनिया के सारे बड़े बड़े जो है कारपोरेट भी इसमें कूदेंगे। भारत को खरीदना अब कितना आसान बना दिया बीजेपी। लेकिन भूपेंद्र जी, सवाल ये है कि ये सिर्फ प्रलोभन के चलते विधायकों का हृदय परिवर्तन हो रहा है या फिर जो वरिष्ठ विधायक कई हाशिए पर चले गए उस वजह से भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, ना इतने भोले आप है, ना हमें, और ना वो जो भाग गया वो है इतना भोला। सबको पता है कि किस कारण से लोग जा रहे हैं, जनता तक को पता है। जनता भी जो है गांव गांव में आपके कैमरे जा रहे हैं, वो पूछ रही है जनता के 35 करोड़। लेकिन एक सवाल ये भी है भूपेंद्र जी कि कांग्रेस अभी तक अपने विधायकों से जितने भी जो भी इस्तीफे हो रखे हैं उन पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रही है। आखिर वह पार्टी के अंदर रहते हुए भी उनको क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रही है? क्यों पार्टी के अंदर अगर विधायक है तो उस पर विचार विमर्श नहीं होता, बातचीत नहीं हो पाती? ये सवाल भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पाप का पोषण करता है। क्या उन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी के लोग खरीदे? क्या उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोग नहीं खरीदे? क्या दूसरे राज्यों में उन्होंने दूसरी पार्टियों के लोग नहीं खरीदे? क्या वो महाराष्ट्र में यही प्रयत्न नहीं कर रहे हैं? जहाँ पर भी सरकारें कमजोर हैं, वो किसी भी पार्टी की हों, क्या मणिपुर, क्या मिजोरम, क्या गोवा, कहीं पर भी उन्होंने इस कृत्य को छोड़ा है क्या?
जहाँ पर भी सरकारें कमजोर हैं उनको डिस्टेबलाइज करके और खरीद फरोख्त से उन्होंने सरकारें गिराई। जवाब ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, ऐसा कौन सा चुंबक लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि खिंचे चले आ रहे हैं एमएलए? अब ये तो विधायकों से पूछिए जो इस्तीफा दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं अपने विधानसभा से, क्योंकि सवाल तो उससे बड़ा है विधानसभा से त्याग पत्र देना, क्योंकि जो चुन के आता है और अगर उसका भविष्य और बाकी सारी चीजें अंधकारमय होती हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल उससे पूछे जाने चाहिए। वो जवाब जो आते हैं उस पर जिनको आत्मावलोकन करना चाहिए वो करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मान की, सुरक्षा की, उनकी जो जनता के प्रति कमिटमेंट है उसको पूरा कराने की लगातार काम करती है, जुगत करती है। उसके फिर सवाल यही उठता है ना रजनीश जी कि जो आ रहे हैं उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुधरता चला जाए और जो पहले से थे ऐसा ना हो उनका बिगड़ता चला जाए, क्योंकि हाल ही में एक और पूर्व राज्य मंत्री ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भारतीय जनता पार्टी में थे क्या वो अभी? नहीं, वो ठीक है, आपने निष्कासित कर दिया। राज्य मंत्री, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में थे क्या वो अभी? वो भाजपा में नहीं थे अभी। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चलने वाली पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है, कर पाता है, एक खानदान केवल नहीं। एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक मास्टर का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है इसी पार्टी में, एक जैतगांव का बेटा मुख्यमंत्री 13 साल रहता है और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बन जाता है इसी पार्टी में। और इसी पार्टी में फिर ये भी तो होता है कि जो दल बदल कर आते हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है रजनीश जी, और फिर जो कार्यकर्ता जो झंडा उठाए हुए हैं फिर वो देखते रह जाते हैं। इसी पार्टी में होता है क्या ये? इसी पार्टी में होता है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की सुरक्षा होती है, कार्यकर्ताओं का स्थान होता है, चाहे वो दरी बिछाने वाला हो, झंडा लगाने वाला हो, तो पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष से अपना सफर शुरू करने वाले अमित शाह हो। बिल्कुल, संगठन मजबूत इसीलिए आप लगातार बार बार कहते हैं, और संगठन मजबूत है इसीलिए जो विरोधाभास की स्थितियां उत्पन्न होती है उन्हें शांत भी कर लेते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, चूंकि समय का अभाव था। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी पुनीत न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।